हाय गाइस, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। जावा फॉर बिगनर सीरीज का आज हमारा सेकंड सेशन है। लास्ट सेशन में हमने जावा और एक्लिप्स अपने सिस्टम पे कैसे इंस्टॉल करना है ये डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आज के सेशन में हम जावा के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स एक डेटा कंटेनर्स होते हैं जो वैल्यूज को स्टोर करते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे। वेरिएबल्स डेटा कंटेनर्स होते हैं। जैसे मैथ्स में अगर हमें किसी वैल्यू को स्टोर करना हो तो हम वेरिएबल यूज करते हैं। और हम कैसे लिखते हैं? अगर हमें 10 वैल्यू स्टोर करनी है तो हम उसके लिए वेरिएबल यूज करके हम कैसे लिखेंगे मैथ्स में? x इज इक्वल टू 10, मतलब x एक वेरिएबल है और 10 वैल्यू है। तो x वेरिएबल है और 10 उसकी x की वैल्यू है, मतलब x ने 10 होल्ड किया हुआ है, x ने 10 स्टोर किया हुआ है। तो x कंटेनर है जिस कंटेनर में हमने 10 वैल्यू स्टोर की है। तो वेरिएबल्स कंटेनर्स होते हैं जो वैल्यूज को स्टोर करते हैं। ठीक इसी तरह से हमें जावा में भी अगर किसी वैल्यू को स्टोर करना है एग्जीक्यूशन टाइम पे तो हम वेरिएबल्स यूज करते हैं। मान लीजिए अगर हमें 10 स्टोर करना है या 12 स्टोर करना है किसी एग्जीक्यूशन टाइम पे तो उसके लिए हम वेरिएबल बनाएंगे। हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 10। अगर हमें 10 इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 10। अगर हमें कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करना है तो भी हम वेरिएबल यूज करके लिखेंगे b इज इक्वल टू, अगर हमें कोई कैरेक्टर a स्टोर करना है तो हमने a लिख दिया। अगर हमें कोई डेसिमल वैल्यू स्टोर करना है तो c इज इक्वल टू 10.2, हमने डेसिमल वैल्यू स्टोर कर लिया। तो ये बी सी, ए बी सी, ये तीनों क्या हैं? वेरिएबल्स हैं। और ये 10a और 10.2 ये तीनों वैल्यूज हैं। ये तीनों वैल्यूज हैं और ये ए बी सी ये वेरिएबल्स हैं। ये वैल्यूज हैं और ये वेरिएबल्स हैं। पर वेरिएबल किस तरह का डेटा स्टोर करेगा ये हमें, जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उस टाइम पे हमें बताना होता है। अब ए में हमें अगर ए में हमें नॉन डेसिमल डेटा स्टोर करना है, इंटीजर डेटा स्टोर करना है, तो हमें ए के आगे इसका डेटा टाइप मेंशन करना होगा। तो ए के आगे हम क्या लिखेंगे? इंट, क्योंकि हमें ए में सिर्फ इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना है। और बी में हमें अगर कैरेक्टर डेटा टाइप स्टोर करना है, कैरेक्टर डेटा स्टोर करना है, तो हम बी के आगे उसका डेटा टाइप डिफाइन करेंगे कैर, तो हम बी के आगे कैर डेटा टाइप मेंशन करेंगे। और सी में अगर हमें डेसिमल वैल्यूज स्टोर करनी है तो हम सी के आगे उसका डेटा टाइप लिखेंगे। डेसिमल डेटा टाइप के लिए हमारे पास फ्लोट है, डबल है, तो हम कोई भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे डबल लिख लेते हैं क्योंकि ज्यादातर हम डबल ही यूज करते हैं। तो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर, वेरिएबल के लिए तीन चीजें हैं। पहला है डेटा टाइप, फिर है वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नेम, और फिर है उसकी वैल्यू। तो पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, इंट, कैर या डबल, जो भी डेटा हमें स्टोर करना है वेरिएबल में, अकॉर्डिंगली हम उसका डेटा टाइप लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे वेरिएबल का नाम, फिर इक्वल्स टू का साइन लगा के हम वैल्यू असाइन करेंगे वेरिएबल में, इनिशियलाइज करेंगे। तो इस तरह से हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं। तो वेरिएबल को यूज करने के दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है वेरिएबल को डिक्लेयर करना, जिसमें हम डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम लिखते हैं। इंट ए, इंट ए, ये हो गया वेरिएबल का डिक्लेरेशन, और इज इक्वल टू लगाने के बाद उसका असाइनमेंट। तो इंट और ए तक डिक्लेरेशन हुआ, डेटा टाइप लिखा हमने और वेरिएबल का नाम लिखा, इतना डिक्लेरेशन वाला पार्ट हो गया। और इक्वल टू के बाद हमने एक वैल्यू असाइन की, तो ये हमने असाइनमेंट वाला पार्ट हुआ। तो वेरिएबल को यूज करने के लिए हम पहले डिक्लेयर करते हैं, फिर उसमें हम वैल्यू को असाइन करते हैं। तो दो स्टेप्स में हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज और, जब भी हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे इंट ए इज इक्वल टू 10 लिखा, तो मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट हो जाती है। मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट हो जाती है जिसमें वैल्यू 10 स्टोर हो जाती है, और उस स्पेस को हम एक्सेस करते हैं उसके वेरिएबल से।
जब हमने int a इज इक्वल टू 10 लिखा तो मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट हो गई जिसमें वैल्यू 10 स्टोर हो गई, और उस स्पेस को एक्सेस करने के लिए हमारे पास है वेरिएबल। तो हम इस वेरिएबल को यूज करके उस मेमोरी स्पेस को हम एक्सेस करते हैं। आइए फिर हम एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे इनिशियलाइज करते हैं। ये एक्लिप्स हमने ओपन कर लिया, एक्लिप्स आईडी। इसमें हम आज के सेशन के लिए हम एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। तो src फोल्डर पे राइट क्लिक। लास्ट सेशन में हमने डिफॉल्ट पैकेज पे ही अपनी क्लास क्रिएट की थी, हमने डिफॉल्ट पैकेज में ही काम किया था। आज हम एक नई पैकेज क्रिएट करते हैं। पैकेजेस क्या होते हैं? बेसिकली एक फोल्डर्स ही होते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में क्रिएट हो जाते हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ एक नया पैकेज क्रिएट करके। राइट क्लिक किया, न्यू पैकेज, और सेशन 2 के नाम से हम आज एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं, सेशन 2 फिनिश। तो ये सेशन 2 के नाम से एक जो हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है, फर्स्ट जावा प्रोजेक्ट फोल्डर है, उसमें सेशन 2 के नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो गया होगा बिन फोल्डर के अंदर। अभी पहले मैं इसमें एक क्लास क्रिएट करती हूँ आज के सेशन के लिए। तो पैकेज पे राइट क्लिक किया हमने, न्यू क्लास, क्योंकि जावा प्रोग्राम राइट करने के लिए हमें क्लास चाहिए होती है, तो हम क्लास का नाम दे देते हैं डेटा वेरिएबल्स। और चूंकि हमें इसमें एक मेन मेथड चाहिए, क्योंकि जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए मेन मेथड हमें मैंडेटरी होता है, वो मेन मेथड एग्जीक्यूशन का एंट्री पॉइंट होता है। तो हमने मेन मेथड को चेक कर दिया और फिनिश। तो ये क्लास क्रिएट हो गया सेशन 2 पैकेज के अंदर। सेशन 2 पैकेज एक फोल्डर है जो फर्स्ट जावा प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर क्रिएट हुआ है। तो आइए देखते हैं। एक्लिप्स हमारा वर्क स्पेस था, इसके अंदर फर्स्ट जावा प्रोजेक्ट एक फोल्डर है, प्रोजेक्ट फोल्डर। इसके अंदर बिन फोल्डर के अंदर सेशन 2 जो हमने अभी पैकेज क्रिएट किया उस नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो गया, और जो हमने अभी डेटा वेरिएबल्स जो क्लास क्रिएट की वो इसके अंदर पैकेज के अंदर क्लास क्रिएट हो गई। तो ये होते हैं पैकेजेस। पैकेजेस फोल्डर्स होते हैं। इस पैकेज में हम जो भी क्लास क्रिएट करेंगे वो सेशन 2 फोल्डर के अंदर ही हमें मिलेगा। तो हम अभी वेरिएबल समझ रहे थे, तो हम वेरिएबल को यूज करने के दो स्टेप्स होते हैं। पहला होता है इनिशियलाइजेशन और पहला होता है डिक्लेरेशन। पहला होता है फर्स्ट स्टेप होता है डिक्लेरेशन, और सेकंड स्टेप होता है इनिशियलाइजेशन। तो हम पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो हम पहले डेटा टाइप लिखेंगे। डेटा टाइप हो गया इंट, क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है। और फिर वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने ए यूज़ कर लिया फॉर एग्जांपल, इज इक्वल टू के बाद हम अभी हम ऐसा करते हैं सिर्फ डिक्लेयर करते हैं। तो इतना अगर हम लिख देंगे तो वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अब इनिशियलाइज करने के लिए हमें कोई ए में वैल्यू को इनिशियलाइज करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू जो भी वैल्यू से हमें ए वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है हम उस वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे। अगर हमें ए में 2 वैल्यू को इनिशियलाइज करना है तो हमने 2 लिख के सेमी कॉलन लगा दिया। सेमी कॉलन हर स्टेटमेंट के बाद लगाना मैंडेटरी होता है जावा में, एक्सेप्ट क्लासेस एंड मेथड्स। क्लास नेम के बाद सेमी कॉलन नहीं लगता और मेथड के बाद सेमी कॉलन नहीं लगता। बाकी हर स्टेटमेंट के बाद सेमी कॉलन लगाना मैंडेटरी होता है, अदरवाइज जावा एरर थ्रो करता है। तो हम ऐसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और ऐसे इनिशियलाइज करते हैं। पर अगर हम चाहें तो इन दोनों स्टेप्स को हम एक साथ भी लिख सकते हैं, कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे? डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन टुगेदर भी हम कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन ए इज इक्वल टू 2। तो हमने एक साथ ही डिक्लेयर भी कर दिया और इनिशियलाइज भी कर दिया। इतना हो गया हमारा डिक्लेरेशन का, और इज इक्वल टू के बाद का जो स्टेप ये है स्टेटमेंट है, ये इनिशियलाइजेशन का हो गया। तो अब हम चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं। तो हम चाहें तो वैसे अलग अलग भी डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और इनिशियलाइज करते हैं।
और डबल स्लैश के बाद हम जो भी मैसेज लिखते हैं वो कमेंट सेक्शन में होता है। इसके बाद हम जो भी लिखेंगे ये सारा कमेंट होता है, ये एग्जीक्यूशन के टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं होता। ये सिंगल लाइन कमेंट है। डबल स्लैश के बाद हम कुछ भी लिखते हैं तो सिंगल लाइन कमेंट है। अगर हमें मल्टी लाइन कमेंट लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं स्लैश स्टार, फिर मल्टी लाइन मल्टीपल लाइंस जितने भी लाइंस हमें लिखने हैं, फिर स्टार लगा करके बंद। अब इस स्लैश स्टार और इस स्टार स्लैश के बीच में हम कितने भी लाइंस ऑफ कमेंट लिख सकते हैं। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, ये सारे हमारे कमेंट्स हैं। ये एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं हो जाएंगे, नहीं होंगे, ये इग्नोर हो जाएंगे। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम डबल स्लैश यूज करते हैं और मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए हम स्लैश स्टार और स्टार स्लैश ब्लॉक में हम अपने कमेंट्स को लिखते हैं। तो इस तरह से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और इनिशियलाइज करते हैं और कमेंट्स लिखते हैं। अब मान लीजिए हमें इस वेरिएबल को प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे। प्रिंट कमांड के लिए हमारे पास क्या स्टेटमेंट होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल का नाम था ए, तो हमने ए लिख दिया और ए की जो वैल्यू है वो हमारे कंसोल पे प्रिंट हो जाएगी। कंसोल विंडो बॉटम में नीचे डिस्प्ले होता है, ये रहा कंसोल विंडो। अब हम इसे राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करेंगे तो वेरिएबल देखिए, वेरिएबल में हमने 2 स्टोर किया था तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। तो ये था वेरिएबल्स और वेरिएबल्स को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने की बात। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स कितने तरह के होते हैं। जावा में हमारे पास 2 तरह के डेटा टाइप्स हैं। पहला है प्रिमिटिव और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मेनली 8 टाइप्स के हैं, जिसमें इंटीजर जो नॉन डेसिमल वैल्यूज जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट जिसमें हम डेसिमल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, बूलियन डेटा टाइप है जिसमें हम ट्रू या फॉल्स सिर्फ स्टोर कर सकते हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप है जिसमें हम टेक्सचुअल डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आते हैं। तो इंटीजर के लिए हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स हैं। बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है। बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग में इसमें हम नॉन डेसिमल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। बाइट का जो साइज है वो 1 बाइट का है, शॉर्ट 2 बाइट का है। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे स्टोर करने की जो वैल्यू को स्टोर करने की जो रेंज है वो बढ़ रही है। मतलब 2 बाइट शॉर्ट में हम 1 बाइट में हम कम रेंज की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और शॉर्ट में हम कंपेयर टू बाइट ज्यादा रेंज की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इंट में हम शॉर्ट से भी ज्यादा रेंज की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लॉन्ग में हम काफी बड़ी वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे जैसे साइज बाइट का इंक्रीज होता है वैसे वैसे वैल्यू स्टोर करने की रेंज जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हमारे पास 4 डेटा टाइप्स हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। तो रेंज के हिसाब से कि हमें किस रेंज की वैल्यू स्टोर करनी है उस हिसाब से हम डेटा टाइप का सिलेक्शन करते हैं। डेसिमल या फ्लोट वैल्यूज को स्टोर करने के लिए 2 टाइप्स के डेटा टाइप्स हैं, फ्लोट एंड डबल, जिसमें हम डेसिमल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि इंटीजर में हम डेसिमल वैल्यूज, इंटीजर टाइप्स के डेटा टाइप्स में हम डेसिमल वैल्यूज स्टोर नहीं कर सकते। लॉजिकल डेटा टाइप्स हैं हमारे पास बूलियन, जिसमें हम ट्रू या फॉल्स स्टोर कर सकते हैं। इसका साइज है 1 बाइट का। टेक्सचुअल डेटा टाइप के लिए कैरेक्टर डेटा टाइप है, CHAR कैर, जो 2 बाइट्स का है। नेक्स्ट है नॉन पेरिमेटिव या डिराइव डेटा टाइप्स। अभी नॉन पेरिमेटिव या डिराइव डेटा टाइप्स तो हैं ही, पर ये जावा में क्लासेस हैं या फिर इंटरफेसेस हैं या एरेज हैं या स्ट्रिंग्स हैं। तो ये डेटा टाइप के साथ साथ जावा क्लास है, जावा इंटरफेस है या जावा एरे है। ये नॉर्मल पेरिमेटिव डेटा टाइप्स की तरह नॉर्मल डेटा टाइप्स नहीं है। ये खुद एक क्लास है या खुद स्ट्रिंग है या खुद एरे है या खुद इंटरफेस है और हम उनको एज ए डेटा टाइप यूज करते हैं। तो ये वाले सारे नॉन पेरिमेटिव या डिराइव्ड डेटा टाइप्स हैं।
डेराइव्ड डेटा टाइप में जो सबसे कॉमनली यूज डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग डेटा टाइप, जो हम बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं। हम इसे अभी प्रैक्टिकली भी यूज करके देखेंगे। एक्लिप्स आईडी में हम इसके लिए कोड लिखेंगे। अभी के लिए हम प्रिमिटिव डेटा टाइप और स्ट्रिंग डेटा टाइप ये डिस्कस करेंगे, इनको प्रैक्टिकली यूज करके देखेंगे, और आने वाले सेशंस में हम बाकी के नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। तो प्रैक्टिकल के लिए हम एक्लिप्स आईडी ओपन करते हैं। ये एक्लिप्स आईडी ओपन हो गया। इसमें हमने अभी एक सेशन 2 नाम से पैकेज क्रिएट किया था। इसमें हम एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेते हैं। न्यू, राइट क्लिक किया, न्यू क्लास, और क्लास का नाम दे देते हैं डेटा टाइप्स। और चूंकि हमें इसमें एक मेन मेथड चाहिए तो हमने इसको चेक कर दिया। अब हम जितने भी हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनके लिए हम एक एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंटीजर के लिए क्रिएट करते हैं इंट डेटा टाइप। पहले हम लिखेंगे डेटा टाइप क्या है, इंटीजर डेटा टाइप है तो हमने इंट यूज कर लिया, और वेरिएबल का नाम a इज इक्वल टू कुछ हम असाइनमेंट कर लेते हैं वेरिएबल को। यहाँ तक हमने डिक्लेरेशन किया, डिक्लेरेशन के बाद हम असाइनमेंट करेंगे। असाइनमेंट में हमने इसमें 12 वैल्यू असाइन कर दी। यहाँ पे डिक्लेरेशन और असाइनमेंट हम सिंगल लाइन में ही कर रहे हैं। हम चाहते तो अलग अलग लाइन में भी कर सकते थे, हम ऐसे भी लिख सकते थे। तो ये 2 लाइन में पहले डिक्लेयर किया और फिर नेक्स्ट लाइन में हमने असाइनमेंट किया। तो हमने 2 स्टेटमेंट यूज़ किया, पहले डिक्लेरेशन के लिए स्टेटमेंट यूज़ किया, फिर हमने असाइनमेंट के लिए यूज़ किया। तो ये 2 लाइन्स में, और हम सिंगल लाइन में भी कंबाइन कर सकते हैं। सिंगल लाइन में कंबाइन करने के लिए हम सिंपल इज इक्वल टू लगाकर वैल्यू जो हमें असाइन करना है हम वो लिख देते हैं। अब नेक्स्ट डेटा टाइप हम एक फ्लोट वैल्यू ले लेते हैं। उसके लिए हम डबल डेटा टाइप यूज़ कर लेते हैं। बी वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू जो भी वैल्यू हमें असाइन करना है, 12.7 कर दिया हमने। नेक्स्ट डेटा टाइप हम कैरेक्टर ले लेते हैं टेक्सचुअल डेटा टाइप के लिए। तो उसके लिए डेटा टाइप हम यूज़ करेंगे कैर, वेरिएबल का नाम सी ले लिया हमने, कुछ भी ले सकते हैं, इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में कैरेक्टर वैल्यू हम असाइन करते हैं और सेमीकोलन से स्टेटमेंट को एंड करते हैं। नेक्स्ट डेटा टाइप हम ले लेते हैं बूलियन। हमारे पास बचा, हमने बूलियन नहीं यूज़ किया है तो हमने बूलियन डेटा टाइप ले लिया और वेरिएबल का नाम बूल रख लिया। इज इक्वल टू के बाद हमने ट्रू एक वैल्यू असाइनमेंट कर दिया, क्योंकि बूल डेटा टाइप ट्रू या फॉल्स वैल्यू लेता है। ये हमने बूल इज इक्वल टू ट्रू कर दिया, तो इसके असाइनमेंट में हमने ट्रू वैल्यू असाइन कर दी। अब नेक्स्ट, ये तो थे हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब हम एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप लेते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है। स्ट्रिंग डेटा टाइप का नाम हो गया स्ट्रिंग। उसके बाद वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम हमने नेम ले लिया इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर कैरेक्टर के लिए हमने सिंगल कोट्स यूज़ किया था और स्ट्रिंग के लिए हम डबल कोट्स यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम यूज़ कर लिया और हमने सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थे उनका जो कलर है दैट इज़ ऑफ पर्पल कलर, मतलब लिटिल पिंकिश कलर के जैसा है, डार्क पिंक कलर है। और जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है इसका कलर डिफरेंट है, ये ब्लैक कलर का है। तो ये एक क्लास है, जावा में स्ट्रिंग एक क्लास है। ये देखिए स्ट्रिंग एक क्लास है जावा में, और ये सारे हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं जो यहाँ पे डार्क पिंक कलर के हैं डिक्लेरेशन के टाइम पे। तो इस तरीके से हमें पता लग जाता है कि ये कौन सा प्रिमिटिव डेटा टाइप है और कौन सा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है, इसमें हम मल्टीपल कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, पर जब हम कैर डेटा टाइप यूज़ करते हैं तो हम इसमें सिर्फ सिंगल कैरेक्टर ही लिख सकते हैं, सिर्फ सिंगल कैरेक्टर ही स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग में हम मल्टीपल कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। तो हमें अगर अब इनको प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट के लिए हम system.out.println ये कमांड यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम सिर्फ जो वेरिएबल का नाम है हम वो यहाँ पे लिख देंगे। तो हमने इंट ए वेरिएबल, अगर हमें इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, अगर हमें 12 प्रिंट करना है जो भी ए में स्टोर्ड है, तो हम यहाँ पे
system.out.println ये स्टेटमेंट, ये कमांड लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम। अब इसे हम राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन करके देखते हैं। तो ये देखिए ए में 12 वैल्यू स्टोर थी तो यहाँ पे 12 प्रिंट हो गया। ठीक ऐसे ही अगर हमें बाकी के वेरिएबल्स भी प्रिंट करने हैं, डबल बी प्रिंट करना हो, कैरेक्टर सी प्रिंट करना हो, बुलियन बूल प्रिंट करना हो, तो उसके लिए भी हम सेम ऐसे ही स्टेटमेंट लिखेंगे। मैं इसे कॉपी करके पेस्ट करके इनके से वेरिएबल का नाम चेंज कर देती हूँ। स्टेटमेंट यही रहेगा, बस इसमें वेरिएबल का नाम चेंज होगा। तो हमें डबल बी प्रिंट करना है तो हमने यहाँ पे बी लिख दिया, बी वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए। अब हमें कैरेक्टर सी वेरिएबल प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे सिर्फ सी लिख देंगे। अब हमें यहाँ पे बूल की वैल्यू प्रिंट करनी है, बूल वेरिएबल प्रिंट करना है। बूल वेरिएबल में क्या स्टोर्ड है तो हम यहाँ पे बस बूल लिख देंगे। अब हमें स्ट्रिंग प्रिंट करना है कि स्ट्रिंग नेम में क्या स्टोर्ड है, नेम वेरिएबल में क्या स्टोर्ड है, तो हम यहाँ पे सिर्फ नेम लिख देंगे। और अब हमें इसे राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन करके देखते हैं। तो ये देखिए ए में 12 वैल्यू स्टोर थी वो प्रिंट हो गई, बी में 12.7 स्टोर थी वो प्रिंट हो गई, सी कैरेक्टर है इसमें ए स्टोर था वो प्रिंट हो गया, बुलियन वैल्यू वेरिएबल है इसमें ट्रू स्टोर था वो प्रिंट हो गया, और स्ट्रिंग नेम एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है तो इसमें जावा हमने स्टोर किया था तो जावा प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। ऐसे हम डेटा टाइप्स को यूज करते हैं बेस्ड ऑन कि हमें वेरिएबल में किस तरह का डेटा स्टोर करना है, उस हिसाब से हम डेटा टाइप सेलेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हम ऑपरेटर्स डिस्कस करते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स सिंबल्स होते हैं जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। अब ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन हो सकता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, या कुछ कंपैरिजन ऑपरेशन हो सकता है, या लॉजिकल ऑपरेशन हो सकता है, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। तो ऑपरेटर सिंबल्स होते हैं जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, x इज इक्वल टू 2 एक वैल्यू है और y इज इक्वल टू 3 एक वैल्यू है। ये दो वेरिएबल्स हैं x और y जिसमें कुछ वैल्यूज स्टोर्ड है। हमें अब x और y को ऐड करना है तो हम प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे? x प्लस y। तो हमने यहाँ पे x और y को ऐड करने के लिए हमने प्लस ऑपरेटर यूज किया, तो ये प्लस ऑपरेटर है और x और y क्या बन जाएंगे? ये दोनों ऑपरेंड्स हैं। x और y ऑपरेंड्स हैं और प्लस ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर हमेशा दो या दो से ज्यादा ऑपरेंड्स के बीच में यूज किया जाता है, उनके लिए यूज किया जाता है। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर हमारे पास एक तीसरा वेरिएबल भी होता, कोई z इज इक्वल टू अगर 4 होता, तो हम अगर हमें इसको भी इसमें ऐड करना होता तो हम यहाँ पे z भी लिख देते, तो ये हमारे पास 3 ऑपरेंड्स हो जाते। तो ऑपरेटर दो या दो से ज्यादा ऑपरेंड्स के लिए यूज किया जाता है, उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। तो जावा में बेसिकली हमारे पास ये बेसिक ऑपरेटर्स हैं जिन्हें हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहले है अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो हमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो हमें रिमाइंडर देता है डिवीजन ऑपरेशन का। और ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है जो वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करता है और वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट करता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर। ये कंपैरिजन ऑपरेटर भी होता है जिसमें हमारे पास डबल इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये दो वेरिएबल्स के बीच में कंपेयर करता है और ये हमेशा बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। इसका आउटपुट हमेशा बूलियन वैल्यू होता है। रिलेशनल ऑपरेटर का आउटपुट हमेशा बूलियन वैल्यू होता है। ये कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। रिलेशन ऑपरेशन ऑपरेटर्स कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। इज इक्वल टू, सिंगल इक्वल टू। सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट के लिए यूज करते हैं। कभी भी
जब हमें वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होता है तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। जैसे z में हमें z वेरिएबल में हमें अगर कोई वैल्यू स्टोर करनी थी तो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके हमने 4 वैल्यू z वेरिएबल में हमने स्टोर की। तो ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर दो बूलियन वैल्यूज के बीच में वर्क करता है। बूलियन वैल्यूज कौन सी होती है हमारी? ट्रू या फॉल्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर दो बूलियन वैल्यूज के बीच में यूज किया जाता है। और ये लॉजिकल ऑपरेटर, बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर हमारे हैं एंड और ऑपरेटर। और तीसरा है नॉट ऑपरेटर। इनको हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिफ्थ है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर इफ देन एल्स स्टेटमेंट का रिप्लेसमेंट है। ये डिसीजन के लिए यूज किया जाता है। इसे हम अभी आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये थे ऑपरेटर्स। इनको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ऑपरेटर के प्रैक्टिकल के लिए हम सेशन 2 पैकेज में एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं। पैकेज पर राइट क्लिक किया, न्यू क्लास, और यहाँ पे क्लास का नाम दे देते हैं, ऑपरेटर दे दिया हमने। और हमें चूंकि एक मेन मेथड चाहिए तो हम ये चेकबॉक्स चेक कर देते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन चेकबॉक्स हमने चेक कर दिया एंड फिनिश। ऑपरेटर क्लास क्रिएट हो गई और हमने एक मेन मेथड ऐड कर लिया ऑटोमेटिकली। अब यहाँ हम सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को कैसे यूज करना है वो देखते हैं। तो हम दो वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, इंटीजर टाइप इंट a इज इक्वल टू 10, वैल्यू स्टोर कर लिया हमने 10 वैल्यू, और इंट b इज इक्वल टू 5 स्टोर कर लिया। अब हम ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को एक एक करके इन दोनों वेरिएबल्स के साथ यूज करेंगे और इनको प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए स्टेटमेंट है system.out.println। सबसे पहले हम a और b को ऐड करते हैं, तो हम उसके लिए प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे, a प्लस b, जिसका आउटपुट होना चाहिए 15। नेक्स्ट हम a और b को सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके लिए हम माइनस ऑपरेटर यूज करेंगे, ये है सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो a माइनस b, जिसका आउटपुट 5 होना चाहिए। नेक्स्ट हम a मल्टीप्लाइड बाय b करते हैं, फिर हम a डिवाइड बाय b, ये डिवीजन ऑपरेटर यूज करेंगे। और फिर हम रिमाइंडर के लिए मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज करेंगे, ये है मॉड्यूलो ऑपरेटर, ये होता है मॉड्यूलो ऑपरेटर, इससे हमें रिमाइंडर मिलता है। अभी पहले हम इनको एक बार प्रिंट करके देखते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो a प्लस बी 15, तो 15 आ गया, कंसोल में आउटपुट आ गया 15। a माइनस बी 10 माइनस 5, 5 आ गया आउटपुट। a इंटू बी 10 इंटू 5 50, 50 आ गया, तो a इंटू बी का आउटपुट 50 आ गया। a डिवाइडेड बाई b 10 डिवाइडेड बाई 5 2 आ गया क्वोशंट, और a डिवाइडेड बाई 5 का रिमाइंडर 0 है तो 0 आ गया। नेक्स्ट है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये प्री इंक्रीमेंट भी हो सकता है और पोस्ट इंक्रीमेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस ऑपरेटर को वेरिएबल के पहले लगाते हैं, एक्सप्रेशन में अगर हम वेरिएबल के पहले लिखते हैं, एक्सप्रेशन में पहले लिखते हैं, तो पहले इंक्रीमेंट होगी वैल्यू और फिर एक्सप्रेशन इवेलुएट होगा। और अगर हम बाद में लिखते हैं तो पहले एक्सप्रेशन इवेलुएट होगा और फिर वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम a प्लस प्लस करते हैं, अगर हम प्रिंट में पहले हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं और हम a प्लस प्लस करते हैं, तो पहले चूंकि हमने ये प्लस प्लस साइन इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमने एक्सप्रेशन के बाद यूज किया है, तो पहले प्रिंट होगा फिर वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। और यही अगर हम a के पहले लिखते, अगर हम ये पहले लिखते तो पहले इंक्रीमेंट होता फिर प्रिंट होता।
तो अगर हम पहले यूज करते हैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है तो पहले इंक्रीमेंट होगा फिर एक्सप्रेशन इवेलुएट होगा। अगर हम बाद में लिखेंगे तो पहले एक्सप्रेशन इवेलुएट होगा और फिर इंक्रीमेंट होगा। तो इसका आउटपुट देखते हैं। अभी हमने पहले यूज किया है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो इसको हम राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए इसके आउटपुट में पहले 10 में 1 इंक्रीमेंट हुआ, 10 में 1 इंक्रीमेंट हुआ, उसके बाद प्रिंट हुआ। और यही अगर हम इसके बाद लिखते ए प्लस प्लस करते तो पहले 10 प्रिंट होता, पहले 10 प्रिंट होता और फिर बाद में इंक्रीमेंट होता 11, तो प्रिंट होगा 10 और फिर बाद में 1 प्लस ऐड होगा। रन करके देखते हैं। तो ये देखिए पहले 10 प्रिंट हुआ और फिर बाद में 11 हुआ। अब हम दोबारा से ए को प्रिंट करेंगे तो हमें 11 मिलेगा। ये देखिए पहले 10 प्रिंट हुआ और फिर बाद में इंक्रीमेंट हुआ और इंक्रीमेंट होने के बाद ए की वैल्यू 11 हो गई और जब दोबारा हमने ए को प्रिंट किया तो हमें 11 प्रिंट हुआ। तो ये होता है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट में पहले इंक्रीमेंट होती है वैल्यू, फिर एक्सप्रेशन इवेलुएट होता है, और पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले एक्सप्रेशन इवेलुएट होता है और फिर वैल्यू इंक्रीमेंट होती है। सेम इसी तरीके से डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी यूज करते हैं हम। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं या इसमें ही हम कर लेते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर, वो भी इसी में चेंज कर लेते हैं। तो ए माइनस माइनस अगर हम करेंगे तो पहले ए प्रिंट होगा क्योंकि हमने माइनस माइनस बाद में राइट किया है, तो ये पोस्ट डिक्रीमेंट है। तो पहले एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा फिर डिक्रीमेंट होगा। तो पहले ए प्रिंट होगा, ए की वैल्यू 10 है, पहले ये प्रिंट होगी, फिर ए में से 1 वैल्यू लेस होगी जो 9, फिर बाद में प्रिंट होगा। तो इसको हम राइट क्लिक करके, तो पहले ए प्रिंट होगा फिर माइनस माइनस 1 होगा फिर 9 प्रिंट होगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो 9 प्रिंट होगी। तो ये था, ये ए माइनस माइनस की वैल्यू में 10 प्रिंट हुआ, पहले ए प्रिंट हुआ फिर ए में से 1 वैल्यू माइनस हुई और हमने दोबारा जब ए प्रिंट किया तो हमें 9 वैल्यू प्रिंट हुई। अगर हम यही माइनस माइनस ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर अगर हम ए के पहले अगर हम यूज करते तो हमें फर्स्ट टाइम में ही 9 प्रिंट हो जाता, क्योंकि पहले वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती 1, ए की वैल्यू 1 लेस हो जाती, उसके बाद फिर प्रिंट होता। तो ये देखिए इस स्टेटमेंट में ही ए की वैल्यू 9 प्रिंट हो गई, पहले 1 लेस हुई वैल्यू और फिर प्रिंट हुई। इस तरह से हम पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं। नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर के लिए हम क्या करेंगे, ये कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। रिलेशन ऑपरेटर्स ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। तो अगर हमें ए और बी को कंपेयर करना हो, ए और बी को अगर हमें कंपेयर करना हो तो हम इन कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज करेंगे। और कंपैरिजन ऑपरेटर्स का आउटपुट हमेशा या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, क्योंकि हम जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो वैल्यू या तो ट्रू आएगी या तो फॉल्स आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें कि ए इज इक्वल टू बी, तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। यहाँ पे हम डबल इज इक्वल टू यूज करते हैं। सिंगल इज इक्वल टू हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, कंपैरिजन के लिए हम डबल इज इक्वल टू यूज करते हैं। तो ए इज इक्वल टू बी अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये वैल्यू फॉल्स आएगी, क्योंकि ये ए इज नॉट इक्वल टू बी है, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 5 है, तो ऑब्वियसली ये हमारा फॉल्स आएगा।
और अगर हम ये बोलें a इज नॉट इक्वल टू b, अगर हम ये कहें a इज नॉट इक्वल टू b, नॉट इक्वल टू b, तो ये ट्रू आएगा क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू b, ये ट्रू है। a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 5 है विच इज नॉट इक्वल, तो ये इसकी वैल्यू ट्रू आएगी। और नेक्स्ट हम बोलें अगर कि a इज ग्रेटर देन b, अगर हम ये यहाँ लिखें a इज ग्रेटर देन b, तो इसका रिजल्ट आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट भी ट्रू आएगा बिकॉज a इज ग्रेटर देन b, a इज 10 एंड b इज 5, 10 इज ग्रेटर देन 5, तो ये ट्रू आएगा। नेक्स्ट है a इज लेस देन 5, a इज लेस देन b, तो इसका आउटपुट फॉल्स आएगा बिकॉज a इज ग्रेटर देन 5, a इज ग्रेटर देन b, क्योंकि a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 5 है, तो 10 इज ग्रेटर देन 5, तो इसका आउटपुट जो है वो फॉल्स आएगा। a b से छोटा नहीं है। नेक्स्ट है ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, यहाँ पे दो कंडीशन है, यहाँ पे ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है, तो यहाँ पे दो कंडीशंस चेक होंगी, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि अगर a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों में से कोई सा भी एक है तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। तो a इज ग्रेटर देन, ये ट्रू है, a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 5 है विच इज 10 इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? यहाँ का आउटपुट आएगा ट्रू। और अगर हम ये कहें a इज लेस देन इक्वल टू b, यहाँ भी दो कंडीशंस हैं, या तो लेस देन हो या तो इक्वल टू हो, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू आएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे सिनेरियो में दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है क्योंकि a इज ग्रेटर देन b, तो ना तो a b से छोटा है और ना ही a b के बराबर है, तो यहाँ पे जो ये कंडीशन है हमारी, यहाँ पे भी फॉल्स आउटपुट आएगा। तो हम एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, फिर हम वैल्यूज में कुछ चेंजेस करके देखेंगे। यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर को और रिलेशन ऑपरेटर को सेपरेट करने के लिए, इसके आउटपुट को सेपरेट करने के लिए हम एक बीच में लाइन प्रिंट कर देते हैं। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। अब यहाँ देखिए, सबसे पहला स्टेटमेंट था a इज इक्वल टू b, जो फॉल्स था क्योंकि a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 5 है एंड 10 इज नॉट इक्वल टू 5, तो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट था a इज नॉट इक्वल टू b, यस 10 इज नॉट इक्वल टू 5, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये यहाँ पे ट्रू आ गया। उसके बाद हमने स्टेटमेंट लिखा a इज ग्रेटर देन b विच इज ट्रू, जो ट्रू है, a तो b से बड़ा है, 10 इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो गया, ट्रू रिटर्न हुआ। a इज लेस देन 5, ये फॉल्स है बिकॉज 10 इज नॉट लेस देन 5, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें लिखा था a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, अब यहाँ पे दो कंडीशंस थी, या तो a b से बड़ा हो या तो a b के बराबर हो, तो a b से बड़ा है वो ट्रू था, तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो गया, मगर a b के बराबर नहीं है पर a b से बड़ा है, तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है a इज लेस देन इक्वल टू b, तो यहाँ पे ना तो a b से छोटा है और ना ही a b के बराबर है, दोनों ही कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हैं, तो यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न हो गया। तो इस तरह से हम कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करते हैं और ऐसे इसका आउटपुट आता है, इसका आउटपुट हमेशा ट्रू या फॉल्स में आता है। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर किसी वैल्यू को कोई वैल्यू असाइन करने के लिए यूज करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर किसी वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज करते हैं, उसमें सिंगल इज इक्वल टू का साइन यूज करते हैं। अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स लिए, a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 5। अगर हमें b में अगर हमें a की वैल्यू स्टोर करनी हो
तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। अगर हमें a इज इक्वल टू बी करना हो तो हमें असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे a इज इक्वल टू बी लिख दें तो a में b की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो a में क्या स्टोर हो जाएगा? a में 5 स्टोर हो जाएगा क्योंकि b की वैल्यू है 5। तो हम यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं। अब यहाँ पे हम a की वैल्यू प्रिंट करते हैं। पहले a की वैल्यू 10 थी और अब हम यहाँ पे a में b की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो b की वैल्यू चेंज हो जाएगी, a की वैल्यू चेंज हो जाएगी, a की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो ये देखिए, ये a की वैल्यू प्रिंट हो गई 5 क्योंकि हमने a में b की वैल्यू असाइन कर दी। तो ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर्स। पहले हम ये समझते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, फिर बाद में हम इसका प्रैक्टिकल यूज समझेंगे। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं एंड, और एंड, नॉट। तो हम इन तीनों को डिस्कस करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर हमेशा बूलियन वैल्यूज के लिए वर्क करता है। लॉजिकल ऑपरेटर वर्क्स फॉर बूलियन वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वेरिएबल है x और दूसरा है y और x में ट्रू स्टोर है वैल्यू और y में फॉल्स है, तो हम अगर x एंड y करेंगे तो क्या होगा? अगर x में ट्रू स्टोर्ड है और y में फॉल्स स्टोर्ड है और हम x और y के बीच में एंड ऑपरेशन करते हैं तो क्या होगा? एंड ऑपरेशन में जब दोनों ही वैल्यूज ट्रू होती हैं तो आउटपुट ट्रू आता है, और अगर दोनों में से कोई भी एक अगर फॉल्स है, x फॉल्स है या y फॉल्स है, कोई भी एक फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स आएगा। तो इस केस में x की वैल्यू ट्रू है और y की वैल्यू फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स आएगा, और अगर x की वैल्यू फॉल्स है और y की वैल्यू ट्रू है तो आउटपुट फॉल्स आएगा, क्योंकि हमें दोनों में से अगर एक भी फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स आएगा। दोनों ही वैल्यूज हमें ट्रू चाहिए। एंड ऑपरेशन में ट्रू वैल्यू, आउटपुट ट्रू होने के लिए दोनों ही वैल्यूज ट्रू चाहिए। अगर x फॉल्स है और y भी फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, और अगर x ट्रू है और y ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों ही ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आएगा। तो एंड ऑपरेशन में अगर दोनों बूलियन वैल्यू अगर ट्रू है तभी आउटपुट ट्रू आता है, अदरवाइज दोनों में से एक भी अगर फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स आएगा। तो ये ट्रू आया, ये ट्रू आया, ये ट्रू आया, और बाकी सब फॉल्स। तो ये था एंड ऑपरेशन। और ऑपरेशन में अगर हम x और y के बीच में अगर हम और ऑपरेशन करेंगे तो दोनों ही बूलियन वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आएगा। तो इस केस में x की वैल्यू ट्रू है और y की वैल्यू फॉल्स है, तो दोनों में से एक ट्रू है तो x ट्रू है, तो यहाँ पे आउटपुट ट्रू आ जाएगा। सेकेंड केस में x फॉल्स है मगर y ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आ जाएगा, क्योंकि हमें दोनों में से एक भी अगर ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आएगा, तो यहाँ पे भी ट्रू आ जाएगा। थर्ड केस में x भी फॉल्स है और y की वैल्यू भी फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स आएगा, क्योंकि हमें एक तो ट्रू चाहिए दोनों में से, या तो x ट्रू होता है या तो y ट्रू होता है, पर इस केस में दोनों ही फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स आ जाएगा। अब लास्ट केस में दोनों ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आ जाएगा, क्योंकि हमें दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आएगा, तो यहाँ पे आउटपुट ट्रू आ गया। तो ट्रू हमारे ये दो कंडीशन हमें मिले और एक ये लास्ट का कंडीशन मिला।
जिसमें हमें दोनों में से एक भी वैल्यू, बूलियन वैल्यू अगर ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आया, और अगर दोनों ही फॉल्स थे तो आउटपुट फॉल्स आया। तो ये था एंड और ये था और एक्सप्रेशन। थर्ड है नॉट एक्सप्रेशन। अगर हम एक्स का नॉट करें, एक्स का नॉट करें तो ये ठीक अपोजिट हो जाता है। तो अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में एक्स की वैल्यू ट्रू है और हम एक्स का नॉट कर रहे हैं तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड केस में एक्स की वैल्यू फॉल्स है और अगर हम नॉट करेंगे तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सॉरी, फर्स्ट केस में, सॉरी पर फिर से मैं ये डिलीट कर रही हूँ। फर्स्ट केस में एक्स की वैल्यू ट्रू है और हम एक्स का नॉट करेंगे तो वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे अब फॉल्स है और हम नॉट करेंगे तो वैल्यू ट्रू हो जाएगी। यहाँ भी फॉल्स है और हम नॉट करेंगे तो वैल्यू ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे ट्रू है और हम एक्स की वैल्यू, यहाँ पे ट्रू है और हम इसका नॉट करेंगे तो वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। तो नॉट ऑपरेशन में हमेशा वैल्यू निगेट हो जाती है, जो है उसका उल्टा हो जाता है। ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। सेम वैसे अगर हम y का नॉट करें, अगर हम y का नॉट करें तो क्या होगा? फर्स्ट केस में फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। सेकेंड केस में ट्रू है, सेकेंड केस में ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। थर्ड केस में फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। फोर्थ केस में ट्रू है तो अपोजिट हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम एंड और ऑपरेशन को यूज करते हैं। एंड और ऑपरेशन हमेशा बूलियन वैल्यूज के बीच में वर्क करता है। और एंड ऑपरेशन में अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू है तभी ट्रू होता है। जब दोनों ही कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू होता है, अदरवाइज हमें फॉल्स आउटपुट आता है। और कंडीशन में दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो आउटपुट ट्रू होता है, अदरवाइज आउटपुट फॉल्स होता है। तो इस तरह से होता है एंड और एंड कंडीशन और नॉट ऑपरेटर हम ऐसे यूज करते हैं। तो इसे हम प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, बूलियन वेरिएबल। बूलियन x इज इक्वल टू ट्रू और बूलियन y इज इक्वल टू फॉल्स। और हम अभी x एंड y का एंड ऑपरेशन करते हैं। उसके लिए उसको हम प्रिंट करेंगे। तो हमने प्रिंट स्टेटमेंट ले लिया और x, यहाँ पे x एंड y किया हमने। तो आउटपुट क्या आना चाहिए? आउटपुट क्या आना चाहिए? यहाँ पे हम एक इसको डिवाइड करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख लेते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। यहाँ पे जब हम x एंड y करेंगे तो आउटपुट क्या आना चाहिए? एंड ऑपरेशन में क्या होता है, जब दोनों ही वैल्यू ट्रू होती है तभी, दोनों बूलियन वैल्यू अगर ट्रू होगी तभी हमें ट्रू रिटर्न होगा। पर हमारे केस में x ट्रू है और y फॉल्स है, तो दोनों ट्रू नहीं है, तो हमें यहाँ पे फॉल्स रिटर्न होगा, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न होगा। तो इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। यस, देखिए हमें फॉल्स रिटर्न हो गया क्योंकि दोनों ट्रू नहीं है। अगर हम यहाँ पे x को भी, अगर हम y को भी ट्रू कर दें तो हमें ट्रू रिटर्न होगा, क्योंकि दोनों ही ट्रू हो गया, x भी ट्रू हो गया, y भी ट्रू हो गया। तो रन करके देखते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। ये देखिए ये ट्रू रिटर्न हो गया क्योंकि x में भी जो वैल्यू स्टोर्ड है बूलियन वैल्यू, उसकी भी ट्रू है और y की भी वैल्यू ट्रू है, तो हमें ट्रू रिटर्न हो गया। दोनों में से कोई भी एक अगर फॉल्स होगा तो फॉल्स हो जाएगा। तो ये था एंड ऑपरेटर। अब हम इसे और करके देखते हैं। तो और में क्या होता है, दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो हमें ट्रू मिल जाता है, तो ट्रू रिटर्न होता है। तो अभी चूंकि y भी ट्रू है और x भी ट्रू है, दोनों ही ट्रू है, तो अभी हमारा आउटपुट ट्रू आएगा। तो हम इसको रन करके देखते हैं।
ये आउटपुट ट्रू आया। अगर हम दोनों को फॉल्स कर देंगे तो क्या होगा? आउटपुट फॉल्स आएगा, क्योंकि एक तो ट्रू चाहिए हमें और के लिए। और का आउटपुट ट्रू तभी आएगा जब दोनों में से एक एटलीस्ट ट्रू होगा। तो ये फॉल्स आ गया। अगर हम दोनों में से कोई भी एक ट्रू कर देंगे, सपोज कि जब हमने y को ट्रू कर दिया, तो आउटपुट ट्रू आ जाएगा। ये देखिए ट्रू आ गया। तो इस तरीके से हम और ऑपरेटर यूज करते हैं। और नॉट ऑपरेटर ठीक उसका उल्टा हो जाता है। अगर हम y को नॉट करेंगे तो y में जो भी वैल्यू स्टोर है उसका अपोजिट हो जाएगा। अगर ट्रू स्टोर है तो फॉल्स हो जाएगा, अगर फॉल्स स्टोर है तो ट्रू हो जाएगा। तो y को अगर हम नॉट करें, नॉट y करें, तो हमारा आउटपुट अभी क्या आएगा? फॉल्स आएगा, क्योंकि y में ट्रू स्टोर है और ट्रू का उल्टा अपोजिट फॉल्स हो जाएगा, सीधा निगेट हो जाता है वो। रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए y फॉल्स हो गया। अगर हम x को नॉट करेंगे तो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि x में फॉल्स स्टोर्ड है, और फॉल्स को निगेट करेंगे तो वो ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम y की जगह अगर हम x लिख दें तो ये आउटपुट क्या आएगा? हमारा ट्रू आएगा। ये देखिए आउटपुट ट्रू आ गया। तो इस तरह से हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट है कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर। ये इफ देन एल्स के जगह पे कई बार यूज किया जाता है। इसे बहुत ही मोस्टली यूज करते हैं लोग इफ देन एल्स की जगह। तो हम इसे कैसे यूज करते हैं? इसका सिंटेक्स होता है वेरिएबल, फिर कंडीशन, फिर पहला एक्सप्रेशन, फिर दूसरा एक्सप्रेशन। तो इसके तीन पार्ट्स होते हैं। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, और ये तीसरा पार्ट है। तो यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं, जो भी हमारे इफ देन एल्स की कंडीशन है वो कंडीशन यहाँ लिखेंगे। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ये एक्सप्रेशन इवेलुएट होगा, और अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो ये एक्सप्रेशन इवेलुएट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने यहाँ पे ए में 10 स्टोर किया हुआ है और बी में 5 स्टोर किया हुआ है, और हमें अगर ये प्रिंट करना हो कि दोनों में से जो भी मिनिमम है, जो भी वैल्यू लेस है, वो प्रिंट हो जाए। अगर ए की वैल्यू छोटी है तो ए प्रिंट हो जाए, और अगर बी की वैल्यू छोटी है तो बी प्रिंट हो जाए। तो उसे हम टर्नरी ऑपरेटर यूज करके हम कैसे लिखेंगे? तो इंट, सबसे पहले हम वेरिएबल लिखेंगे, तो इंट मिनिमम इज इक्वल टू, ये वेरिएबल का नाम हो गया हमारा। मिनिमम इज इक्वल टू कंडीशन हमारी आएगी ए इज लेस देन बी, क्योंकि हमें छोटी वैल्यू प्रिंट करनी है। तो इफ ए इज लेस देन बी देन प्रिंट ए, अदरवाइज प्रिंट बी एंड सेमीकोलन। तो अगर ए की वैल्यू बी से छोटी है तो ए की वैल्यू इसमें स्टोर होगी मिनिमम वैल्यू में, और अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो जो बी की वैल्यू है वो मिनिमम में सेव होगी। और हम बाद में एक बार मिनिमम की वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं। एक बार हम प्रिंट करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। रन एज जावा एप्लीकेशन। तो आउटपुट आया 5, क्योंकि ए की जो वैल्यू है वो 10 है और बी की वैल्यू है 5। तो ये वाला एक्सप्रेशन इवेल्युएट हुआ, क्योंकि ए की वैल्यू बड़ी है तो ये वाला एक्सप्रेशन इवेल्युएट नहीं हुआ, ये वाला एक्सप्रेशन इवेल्युएट हुआ। वही अगर हम इंटरचेंज कर दें वैल्यू, अगर हम ए में कोई हम छोटी वैल्यू असाइन कर दें और बी में हम कोई बड़ी वैल्यू असाइन कर दें, इंटरचेंज कर दिया हमने, ए में छोटी वैल्यू कर दी और बी में बड़ी वैल्यू कर दी, तो ए की वैल्यू प्रिंट होगी। अब तो ए की वैल्यू 5 हो जाएगी, या ए में हम कोई 9 कर देते हैं। तो राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए 9 प्रिंट हुआ, क्योंकि 9 10 से छोटा है। तो ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया, ए की वैल्यू बी से छोटी थी, ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो ए की वैल्यू प्रिंट हो गई, और ए की वैल्यू है 9। वही अगर हम ए की वैल्यू, अगर हम बी की वैल्यू को अगर हम छोटी कर दें, ए से 5 कर देते हैं बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू प्रिंट होगी।
तो बी की वैल्यू प्रिंट हो गई, क्योंकि ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये वाला एक्सप्रेशन इवेल्युएट हुआ, अगर ये कंडीशन ट्रू होता तो ये वाला एक्सप्रेशन इवेल्युएट होता। तो इस तरह से हम कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं। अभी तक हमने प्लस ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए यूज किया था, वैल्यूज को सम करने के लिए यूज किया था, उनको ऐड करने के लिए यूज किया था। पर हम प्लस ऑपरेटर को स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आइए इसे हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये हम सेशन 2 पैकेज में हम एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर के लिए। राइट क्लिक किया, न्यू क्लास, क्लास का नाम दे देते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, और हमें एक मेन मेथड चाहिए तो हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन चेक कर दिया और फिनिश। यहाँ हम दो स्ट्रिंग वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। पहला स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग 1, और इसमें हम कुछ स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। हेलो स्टोर कर लिया, और दूसरा स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग 2 में भी हम कुछ वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। हेलो जावा स्टोर कर लिया। अब हमें इन दोनों को कंकैटिनेट करना हो, दोनों को ज्वाइन करना हो, दोनों ही स्ट्रिंग वेरिएबल को, तो वो हम कैसे करेंगे? वो हम प्लस ऑपरेटर यूज करके करेंगे। अभी तक हमने प्लस ऑपरेटर मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए यूज किया था, अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज किया था, इंटीजर वैल्यू को ऐड करने के लिए यूज किया था। अभी हम स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए भी प्लस ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो हम कैसे करेंगे। अगर हमें इन दोनों को ज्वाइन करके प्रिंट करना हो तो हम स्ट्रिंग ऑपरेटर यूज करेंगे। उसके लिए हम पहले एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, और यहाँ पे हम str1 प्लस str2 प्लस ऑपरेटर यूज करके हमने दोनों स्ट्रिंग को ज्वाइन कर दिया, तो ये दोनों साथ साथ प्रिंट हो जाएंगे, ये दोनों कंकैटिनेट हो जाएंगे। तो रन एज जावा एप्लीकेशन, ये देखिए हेलो और जावा दोनों साथ साथ प्रिंट हो गए, दोनों स्ट्रिंग ज्वाइन हो गए। अब हमें इनके बीच में एक स्पेस भी ऐड करना है, तो उसके लिए भी हम एक स्पेस ऐड कर सकते हैं, तो उससे भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। बीच में प्लस लिख के हमने एक स्पेस ऐड कर दिया, तो ये स्पेस भी इनके बीच में कंकैटिनेट हो जाएगा, बीच में स्पेस भी आ जाएगा। अब हम राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन, तो ये देखिए बीच में अभी स्पेस आ गया, हमने ये स्पेस भी इसमें ऐड कर दी, ये स्पेस भी यहाँ पे बीच में हमने ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से हम प्लस ऑपरेटर को स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करने के लिए, स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने के लिए भी यूज करते हैं। तो आज हमने वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स डिस्कस किया। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।